or electrolytes which perform a variety of functions. बॉडी में अलग अलग तरह के आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो अलग अलग वैरायटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. Some ions assist in the transmission of electrical impulses along cell membranes in neurons and muscles. कुछ आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को न्यूरॉन्स और मसल्स में से ट्रांसमिट करवाते हैं. ठीक है, जो मैसेज होता है उसको ब्रेन तक लेके जाते हैं. अदर आयंस हेल्प टू स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स इन एंजाइम्स. कुछ आयंस क्या करते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को स्टेबल करके रखते हैं. ठीक है, एंजाइम्स में जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती हैं, जो एंजाइम्स की, उनको स्टेबल करके रखते हैं कुछ आयंस. Still others aid in releasing hormones from endocrine glands. कुछ क्या करते हैं, वो हार्मोन्स को रिलीज़ करवाने में हेल्प करते हैं. All of the ions in plasma contribute to the osmotic balance that controls the movement of water between cells and their environment. क्या करते हैं, जो जितने भी आयंस हैं प्लाज्मा में, वो ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, और सेल्स और उनके इन्वायरमेंट के बीच में वाटर की मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं. इलेक्ट्रोलाइट्स इन लिविंग सिस्टम्स इंक्लूड सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, कॉपर एंड क्रोमियम. इतनी तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एक लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. और इनमें से, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट में से ओनली 6 इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. कौन कौन से हैं वो? सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट. अब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो सोडियम और क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में होती है, और जो पोटाशियम है और बाइकार्बोनेट है इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में होती है सबसे ज़्यादा. ठीक है. रोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. These 6 ions aid in nerve excitability, endocrine secretion, membrane permeability, buffering body fluids and controlling the movement of fluids between compartments. अब ये जो इन 6 आयंस में ये क्या करते हैं, एक्साइटेबिलिटी, नर्व एक्साइटेबिलिटी में हेल्प करते हैं, एंडोक्राइन सिक्रीशंस करवाते हैं, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में हेल्प करते हैं, बॉडी फ्लूइड्स को बफर करते हैं, बफरिंग जो है वो कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स बिटवीन कंपार्टमेंट्स, और फ्लूइड्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं. These ions enter the body through the digestive tract. ये जो आयंस हैं ये बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जो भी हम खाना खाते हैं उनमें आयंस, न्यूट्रिएंट्स, ये सारा कुछ हमें प्रेजेंट होता है. ठीक है. More than 90% of calcium and phosphate that enters the body is incorporated into bones and teeth. जो कैल्शियम और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन होती है जो हम कंज्यूम करते हैं वो सबसे ज़्यादा बोन्स और टीथ में पाई जाती है. ठीक है, 90% जो है इनकी कंपोजिशन वो बोन्स और टीथ में होती है, विद बोन सर्विंग एज अ मिनरल रिजर्व फॉर दीज आयंस. और बोन जो है वो इनके रिजर्वोयर्स उनको बोला जाता है कैल्शियम और फॉस्फेट के. ठीक है. इन द इवेंट that calcium and phosphate are needed for other functions, bone tissue can be broken down to supply the blood and other tissues with these minerals. जो कैल्शियम और फॉस्फेट जहाँ पे जब चाहिए होते हैं तब क्या करते हैं, जो बोन टिश्यूज़ होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और कैल्शियम और फॉस्फेट को रिलीज़ कर देते हैं. फॉस्फेट इज़ अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. फॉस्फेट जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. न्यूक्लिक एसिड्स कौन से होते हैं? DNA, RNA. ठीक है. हैंस ब्लड लेवल्स ऑफ फॉस्फेट विल इंक्रीज
whenever nucleic acids are broken down, जब भी न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं फॉर रेप्लिकेशन प्रोसेस या फिर ट्रांसक्रिप्शन या किसी भी पर्पस के लिए, जब इनकी ब्रेक डाउन होती है न्यूक्लिक एसिड्स की, उस टाइम पे फॉस्फेट जो है वो उसका लेवल जो है ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाता है. एक्सक्रीशन ऑफ आयंस अकर्स मेनली थ्रू द किडनीज. आयंस की एक्सक्रीशन अब कैसे होती है? थ्रू द किडनीज विद लेसर अमाउंट्स लॉस्ट इन स्वेट एंड इन फीसेस. सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो स्वेट और फीसेस में रिलीज़ होता है. एक्सेसिव स्वेटिंग अगर हो रही है, बहुत ज़्यादा अगर पसीना आ रहा है, मे कॉज अ सिग्निफिकेंट लॉस स्पेशली ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड. ठीक है, सोडियम और क्लोराइड का सबसे ज़्यादा लॉस होता है. स्वीयर वॉमिटिंग और डायरिया विल कॉज अ लॉस ऑफ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस. ठीक है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या फिर डायरिया जैसी कंडीशंस है, उसमें क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस की लॉस होती है. ठीक है, वो लूज़ होते हैं. एडजस्टमेंट्स इन रेस्पिरेटरी एंड रीनल फंक्शंस अलाउ द बॉडी टू रेगुलेट द लेवल्स ऑफ दीज आयंस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. इनकी एडजस्टमेंट्स होना रेस्पिरेटरी और रीनल फंक्शंस में, ठीक है, वो क्या करती है, वो इनके लेवल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रेगुलेट करके रखती है, आयंस के लेवल्स को. ठीक है, अब एक टेबल दिया हुआ है, उसमें उन्होंने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के केमिकल सिंबल, प्लाज्मा में उनकी कितनी कंसंट्रेशन है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कितनी उनकी कंपोजिशन है, और यूरिन में, ठीक है, कितनी रेंज होनी चाहिए. जो सोडियम है, सोडियम क्या है, वो 136 से 146 मिलीमोलर के बीच में इसकी रेंज होनी चाहिए इन द ब्लड प्लाज्मा. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में 138 टू 150, यूरिन में 40 टू 220. इसी तरह जो पोटाशियम है, पोटाशियम की जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है दैट इज़ 3.5 टू 5.0, सेरेब्रोस्पाइनल में 0.35 टू 3.5, यूरिन में 25 टू 125 मिलीमोलर. इसी तरह जो क्लोराइड आयंस हैं, उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है 98 टू 107 मिलीमोलर, सेरेब्रोस्पाइनल में 118 टू 132, यूरिन में 110 टू 250 मिलीमोलर. इसी तरह बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम और फॉस्फेट की अलग अलग कंपोजिशन अलग अलग जगह पे होती है. ठीक है, अब जो फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो है सोडियम. सोडियम इज़ द मेजर कैटायन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. सोडियम जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेजर कैटायन है. ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/2 ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंटीरियर ऑफ सेल्स एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. जो सोडियम आयन है वो क्या करवाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इंटीरियर ऑफ सेल्स एंड देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट. पीपल ईटिंग अ टिपिकल वेस्टर्न डाइट which is very high in NaCl routinely take in 130 to 160 मिलीमोलर पर डे ऑफ सोडियम. ठीक है, जो एक पर्टिकुलर वेस्टर्न डाइट है उसमें 130 टू 160 मिलीमोलर जो है NaCl की कंसंट्रेशन होती है, बट एक ह्यूमन बीइंग जो है वो उसको सिर्फ 1 या 2 मिलीमोलर पर डे रिक्वायर्ड होता है NaCl. ठीक है, this excess sodium appears to be a major factor in hypertension. जो excess of sodium है वो hypertension का सबसे ज़्यादा major factor है, high blood pressure जिससे होता है. ठीक है, excretion of sodium is accomplished primarily by the kidneys. जो सोडियम की excretion होती है वो kidneys के थ्रू होती है. Sodium is freely filtered through the glomerular capillaries of the kidneys. किडनीज़ की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उसके थ्रू जो है वो फ़िल्टर आउट हो जाता है. एंड ऑल्दो मच ऑफ द फिल्टर्ड सोडियम इज़ रीअब्सॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल convoluted tubule, some remains in the filtrate and urine and is normally excreted. ठीक है, अब इनमें दो कंडीशंस आती है. फर्स्ट वन इज़ हाइपोनेट्रीमिया. अगर जो है सोडियम की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो रही है,
ठीक है, एक लेवल से कम है, अपनी रेंज से कम है अगर, तो उस केस में कौन सी डिजीज़ होती है? हाइपोनेट्रीमिया. हाइपोनेट्रीमिया इज़ अ लोअर देन नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम, usually associated with excess water accumulation in the body which dilutes the sodium. किस वजह से होती है? जब बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर पिया जाता है तो जो सोडियम क्लोराइड आयंस होते हैं बॉडी में वो एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू यूरिन. ठीक है. An absolute loss of sodium may be due to a decreased intake of iron coupled with its continual excretion in the urine. ठीक है. An abnormal loss of sodium from the body can result from several conditions including excessive sweating, vomiting or diarrhea, the use of diuretics, excessive production of urine which can occur in diabetes, and acidosis, either metabolic acidosis or diabetic ketoacidosis. जो abnormal loss of sodium है वो इन पर्टिकुलर कंडीशंस की वजह से, इतनी तरह की कंडीशंस की वजह से जो लॉस ऑफ सोडियम है वो हो सकता है. ठीक है. A relative decrease in blood sodium can occur because of an imbalance of sodium in one of the body's other fluid compartments like IF or from a dilution of sodium due to water retention related to edema or congestive heart failure. ठीक है. At the cellular level, hyponatremia results in increased entry of water into cells by osmosis. ठीक है. Because the concentration of solutes within the cell exceeds the concentration of solutes in the now diluted extracellular fluid. वो कह रहे हैं कि जो सेलुलर लेवल पे हाइपोनेट्रीमिया किस वजह से होता है? ऑस्मोसिस की वजह से. ठीक है. बिकॉज जो कंसनट्रेशन होती है सोल्यूट्स की वो एक्सीड हो जाती है. ठीक है. द एक्सेस वाटर, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी बॉडी के अंदर जाएगा तो उस केस में क्या होता है? जो सेल्स हैं वो ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं. द एक्सेस वाटर कॉजेज स्वेलिंग ऑफ सेल्स, स्वेलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ठीक है. उसकी वजह से क्या होता है? जब स्वेलिंग हो जाती है तो डिक्रीजिंग देयर ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी, उससे जो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है. एंड मेकिंग दैम पोटेंशियली टू लार्ज टू फिट थ्रू कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज में पूरे नहीं आ पाते, फिट नहीं हो पाते. ठीक है. अलॉन्ग विद द स्वेलिंग ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन कैन रिजल्ट इन ब्रेन डैमेज और इवन डेथ. ठीक है. जिससे न्यूरॉन्स में भी स्वेलिंग हो जाती है और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है. सेकेंड कंडीशन है हाइपरनेट्रीमिया. हाइपरनेट्रीमिया क्या है? जब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन जो है सोडियम क्लोराइड की वो बॉडी में बढ़ रही है. हाइपरनेट्रीमिया इज़ एन abnormal increase of blood sodium. It can result from water loss from the blood resulting in the hemoconcentration of all blood constituents. किस वजह से हो सकता है? अगर ब्लड में से वाटर लॉस हो रहा है. ठीक है. दिस कैन लीड टू न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी, इससे इरिटेशंस कॉज हो सकती हैं, कॉन्वल्जन्स, CNS लेथार्जी एंड इवन कोमा वाली कंडीशंस भी आ सकती हैं. ठीक है. हार्मोनल इम्बैलेंसेस इन्वॉल्विंग ADH. ADH इज एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. ये क्या करता है? इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन किडनी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी. ठीक है. तो अगर हाइपरनेट्रीमिया वाली कंडीशन होगी उस केस में क्या होगा? ADH के जो ADH हार्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाएगा. एंड एल्डोस्टेरोन में ऑल्सो रिजल्ट इन हायर देन नॉर्मल सोडियम वैल्यूज़. ठीक है. ये सारे कॉज करते हैं हायर सोडियम वैल्यूज़. ठीक है. सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट है पोटाशियम. पोटाशियम इज़ द मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन. जो पोटाशियम है वो इंट्रासेलुलर कैटायन है. इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है. इट हेल्प्स इस्टेब्लिश द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स एंड मसल फाइबर्स आफ्टर मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन एंड एक्शन पोटेंशियल्स. ठीक है. इन कॉन्ट्रास्ट टू सोडियम, potassium has very little effect on
ऑस्मोटिक प्रेशर। सोडियम के कंपैरिजन में जो पोटाशियम है उसका बहुत कम इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। The low levels of potassium in blood and cerebrospinal fluid are due to the sodium potassium pumps in cell membranes. लो लेवल्स जो पोटाशियम के ब्लड में और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में होते हैं वो किस वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ सोडियम पोटाशियम पम्प्स इन सेल मेम्ब्रेन्स। सोडियम पोटाशियम पम्प्स क्या करवाते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स की इनसाइड द सेल, ठीक है, which maintain the normal potassium concentration gradients between the intracellular fluid and extracellular fluid. The recommendation for daily intake or consumption of potassium is 4700 mg. Potassium is excreted both actively and passively through the renal tubules, especially the distal convoluted tubule and collecting ducts. Potassium participates in the exchange with sodium in the renal tubules under the influence of aldosterone, which also relies on basolateral sodium potassium pumps. जो पोटाशियम पार्टिसिपेट्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं विद सोडियम, ठीक है। जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो इनको इन्फ्लुएंस करता है, उस केस में जो है पोटाशियम पार्टिसिपेट्स हैं वो एक्सक्रीट होते हैं। अब डिजीज़ेस कौन कौन सी हो सकती हैं? हाइपोकैलीमिया इज़ एन एबनॉर्मली लो पोटाशियम ब्लड लेवल, ठीक है। हाइपोकैलीमिया कौन सा है? जब पोटाशियम लेवल जो है वो कम हो जाए बॉडी में। सिमिलर टू द सिचुएशन विद हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया कैन अकर बिकॉज ऑफ ईदर एन एब्सोल्यूट रिडक्शन ऑफ पोटाशियम इन द बॉडी और अ relative reduction of potassium in the blood due to the redistribution of potassium, ठीक है। An absolute loss of potassium can arise from decreased intake, frequently related to starvation. एक तो इसका ये कारण है कि बॉडी में इसका लॉस क्यों होता है ब्लड में? ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकेंड इसका कॉज है कि अगर स्टार्वेशन, अगर फास्टिंग पे है कोई बंदा तो उस केस में पोटाशियम जो है वो उसका लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। इट कैन ऑल्सो कम अबाउट फ्रॉम वॉमिटिंग, डायरिया और एल्कलोसिस। हाइपोकैलीमिया कैन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, CNS confusion and cardiac arrhythmias, ठीक है। Some insulin-dependent diabetic patients experience a relative reduction of potassium in the blood from the redistribution of potassium, ठीक है। कुछ जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो भी पोटाशियम रिडक्शन जो है उसको फेस करते हैं, ठीक है। When insulin is administered and glucose is taken up by cells, potassium passes through the cell membrane along with glucose, decreasing the amount of potassium in the blood and IF। होता क्या है, जब इंसुलिन बॉडी में जाता है तो जो ग्लूकोज होते हैं वो सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और पोटाशियम जो है वो ग्लूकोज के साथ पास आउट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन है, पोटाशियम का अमाउंट है ब्लड में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में डिक्रीज़ हो जाता है, विच कैन कॉज हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूरॉन्स, रिड्यूसिंग देयर रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई, ठीक है। सेकेंड डिजीज़ है हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया इज़ अ सिचुएशन व्हेन पोटाशियम लेवल्स इन ब्लड इंक्रीज्ड, ठीक है। An elevated potassium blood level also can impair the function of skeletal muscles, the nervous system and the heart, ठीक है। इनके जो फंक्शंस हैं इनमें इम्पेयरमेंट कॉज कर सकते हैं। हाइपरकैलीमिया कैन रिजल्ट फ्रॉम increased dietary intake of potassium. In such a situation, potassium from the blood ends up in the extracellular fluid in abnormally high concentrations. This can result in a partial depolarization of the plasma membrane of skeletal muscle fibers, neurons and cardiac cells of the heart, and can also lead
to an inability of cells to repolarize. For the heart, this means that it won't relax after a contraction. ठीक है, अगर हाई पोटाशियम लेवल्स ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हार्ट के लिए क्या होता है, कंट्रैक्शन करने में दिक्कत आती है. ठीक है, एंड विल इफ़ेक्टिवली सीज एंड स्टॉप पंपिंग ब्लड, और वो सीज होने लग जाते हैं, उसकी जो हार्ट बीटिंग है वो रुकनी शुरू हो जाती है और ब्लड जो है वो पंप करना बंद कर देता है, विच इज़ फैटल विद इन मिनट्स, जो हार्मफुल हो सकता है विद इन मिनट्स. Because of such effects on the nervous system, a person with hyperkalemia may also exhibit mental confusion, numbness and weakened respiratory muscles. ठीक है, इसकी वजह से नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है, नमनेस हो सकती है, वीकेंड रेस्पिरेटरी मसल्स, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं. ठीक है.